हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन या मिक्सचर एलिगेशन, कोई भी टॉपिक आपको मैथ्स का पढ़ना है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स वाले हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाके उनको पढ़िए, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम रोज़ 4 से 5 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जब स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी यानी एग्ज़ाम नज़दीक आने लगेगा तो हम लोग क्लासेस को लाइव लेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि रेगुलरली जो मुझे हैबिट है वो क्लास को लाइव लेने की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सारे क्वेश्चन वही वाले हैं जो पिछले वर्षों में डीएलएड में पूछे जा चुके हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका है, समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भरकर एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात है? क्वेश्चन केवल अभी हिंदी में अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2021 और 2022 यानी कोरोना के बाद 2 परीक्षाएं डीएलएड उत्तराखंड की हुई हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बच्चों को दी जाती हैं। लेकिन उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड डीएलएड की हुई हैं उन सब में केवल और केवल हिंदी में ही प्रश्न आया करते थे। और यह जो आपके सामने पेपर है, जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है उन वर्षों का ही है। हमने सिर्फ पेपर का स्कैन करके उसकी इमेज आपके सामने लगा रखी है इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ्स में मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। 2 गिलास है हमारे पास, ठीक है। समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक गिलास हमारा ये हो गया और एक गिलास हमारा ये हो गया। दोनों का वॉल्यूम सेम है यानी आयतन बराबर है, ठीक है। दूध ये आधा भरा हुआ है, ये कितना भरा है, ये गिलास कितना भरा है, हाफ भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, हाफ भरा हुआ है। और ये 3/4 दूध से भरा हुआ है यानी 3/4 भरा हुआ है, ठीक है। तो अब बाद में उनमें पानी मिलाकर, अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये गिलास आधा दूध से भरा हुआ है तो डेफिनेटली जो बाकी आधा है वो पानी से भरा हुआ होगा, कि बाद में पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया गया। तो यानी आधा इसमें मिल्क है और आधा इसमें वाटर है। सिमिलरली इसमें 3/4 आपका मिल्क है ना, और बाकी जो बचा है वो वाटर है। तो वाटर कितना होगा, एक काम करता हूँ मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा मैंने चीज़ों को ठीक से नहीं लिखा है। तो ये आपका हो गया पहला ग्लास और ये आपका हो गया दूसरा ग्लास, ठीक है। पहला ग्लास दूसरा ग्लास। तो पहला ग्लास जो है वो जैसा कि हमें बताया गया था कि आधा भरा है मिल्क से, तो डेफिनेटली आधा भरा होगा पानी से। ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा ग्लास है वो 3/4 मिल्क से भरा हुआ है और जो बाकी है वो आपका किससे भरा होगा, वाटर से भरा होगा। तो बाकी कितना, 1/4 होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 3/4 दूध से भरा हुआ है तो जो बाकी बचा है वो निकालने के लिए आप ये करते हैं 1 - 3/4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1/4 आ जाता है। हालांकि ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है आप 2023 में जी रहे हैं, तो अभी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को करिए, ध्यान से समझिएगा। अगर 3/4 दूध से भरा हुआ है मतलब 4 में से 3 दूध भरा है, तो बाकी बचा कितना, 1 बचा, यानी 1/4 पानी भरा होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो 3/4 अगर मिल्क है तो डेफिनेटली जो 1/4 है वो वाटर है। अब आगे, लबालब भरकर एक बर्तन में उड़ेल दिया गया। इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा गया है कि अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया इस वाले बर्तन में। तो दूध भी आया, पानी भी आया, है ना, दूध भी आया और पानी भी आया। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कितना जो है होगा। अब इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेट लगे ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप कोई एक मान लीजिए कि इन दोनों का आयतन तो सेम बोला गया है हमसे, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका आयतन सेम है। तो आप x मान के चल सकते हैं, लेकिन x मानेंगे तो x में आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अपॉन में 4 और 2 है। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू मान लेता हूं जो 4 से और 2 से इजीली कट जाए। जैसे मैंने एक वैल्यू मान ली कि इस दोनों ग्लास का जो आयतन है वो 8 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर हर कंडीशन में सेम आएगा। हमने मान लिया कि इसका 8 है ना। x मानने का तरीका पुराना हो गया है, 8 है। तो 8 में से आधा पानी है आधा दूध है, यानी 4 लीटर पानी है और 4 लीटर दूध है। सिमिलरली ये 8 है, तो 8 का 3/4 आप करोगे तो 8 × 3/4 हमने कर दिया
तो 4 दूनी 8 यानी 3 दूनी 6, यानी 6 आपका दूध है और बाकी आपका कितना 2 जो है आपका पानी है। तो अब हमने इसमें डाल दिया, तो इसमें टोटल आयतन कितना हो गया 8 और 8 टोटल कितना है 16 है, टोटल 16 हो गया। अब 16 में से आप ध्यान दीजिएगा मैं जो रेड कर रहा हूं वो मिल्क है, ये वाला मिल्क था और ये वाला मिल्क था, तो 6 और 4 10 क्या हो गया मिल्क हो गया। सिमिलरली पानी कितना हो गया 4 और 2 6 आपका पानी हो गया, 4 + 2 6 वाटर हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात होगा, तो दूध का पानी से क्या अनुपात है 10/6 का अनुपात है, यानी 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, यानी 5:3 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं x से आपको बताता तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, बहुत टफ हो जाता, कहाँ x जोड़ते रहते घटाते रहते। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मैथ्स बहुत आसान होती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये जो था हमने दोनों का आयतन सेम है, दोनों का आयतन हमने 8 लीटर मान लिया। क्यों माना 8, क्योंकि ये 8 2 से भी कट जाता है 4 से भी कट जाता है। 8 लीटर अगर माना तो 4 लीटर इसमें दूध है, 4 लीटर इसमें पानी है। इसको 8 माना तो 3/4 यानी 6 लीटर इसमें दूध है, 2 लीटर इसमें पानी है। ठीक है, तो 4 और 6 ये दोनों दूध हो गए, यानी 10 लीटर दूध हो गया। 4 और 2 6 ये आपका पानी हो गया। 10/6 5/3 5:3 आपका आंसर हो गया। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर मैं इंग्लिश में इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूं, देयर कैन बी हाउ मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, यानी 2 से लेके 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब जैसे 1/2 2/3 4/3 ये सब रेशनल नंबर है। इवन अगर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूं या सिर्फ 3 लिख रहा हूं, यानी कोई एक इंटीजर लिख रहा हूं, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इनफाइनाइट आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं। ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था, आ सकता है सीधे अनंत पर टिक करके आपको आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो हमें जो है थोड़ा सा कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। तो इसको मैं फिलहाल इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं हटा दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसके ऑप्शंस नहीं हटाता हूँ। आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे एक कुछ सेकंड्स का, और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नीचे लिखना चाहूँगा एज इट इज़। ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया नीचे, एज इट इज़ आ गया क्वेश्चन हमारा। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, होपफुली आप सभी को विजिबल होगा अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बॉडमास का रूल याद करना है। ये हमारा बॉडमास का रूल हमसे क्या कहता है ना। तो बॉडमास का रूल हमसे क्या कहता है कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, पहले हमें ब्रैकेट ऑर्डर सॉल्व करना होता है। यानी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बड़ा करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो हम साथ में लेके चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास लगेगा, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को आपको रफ में सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिएगा इधर ध्यान से, मैं थोड़ी देर के लिए मेरी विजिबिलिटी आपको नहीं लगेगी क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 - 4 × 8। अब सबसे पहले b के बाद जो o होता है ये ऑफ का काम करता है, नहीं सबसे पहले इस इंटू से पहले भी ये का सॉल्व होगा, है ना, इंटू 1/4, यानी पहले ये वाला इंटू सॉल्व होगा और -1। तो सॉल्व कर लेते हैं, 8 - 4, ये 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी इंटू 2 - 1। अब फिर ये मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है, तो 8 - 4 दूनी 8 -1, 8 में से 8 गया 0 और ये हो गया -1, यानी इस पूरे का मान क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया, इसको हम लोग याद रखेंगे, इसका पूरे का मान -1 आ गया, यानी छोटा वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको लिखेंगे ऐसे 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू 4/3 प्लस 4 करली ब्रैकेट -1 + 1/2 करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया।
ये बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इस वाले पर्टिकुलर को सॉल्व करूंगा। यह है -1 + 1/2। इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और नीचे मान लेंगे 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 दूनी 2 यानी -2 + 1, और -2 + 1 आपका होता है -1/2। मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कई आर्ट्स वाले भी लोग होंगे। तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो लोग ये ना समझें कि सर इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई सारे सबको लेके साथ में चलना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया -1/2। तो हम इसकी जगह पे -1/2 लिखेंगे, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2/7 इंटू 4/3 + 4 और माइनस का 1/2। अब फिर से हम बॉड मास पे आते हैं। तो बॉड मास पे अगर हम देखें तो हमें अब क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अब हमें डिवीजन सॉल्व करना है। तो डिवाइड कहाँ पर है हमारा, ये है डिवाइड। तो इसको फिर से हम रफ में सॉल्व करेंगे। तो इसको रफ में सॉल्व करते हैं। देखो अगर इसमें किसी को दिक्कत होती है ना, तो देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको रफ में। ये आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 2/7 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 3/2 इस डिवाइड के सिंबल को चेंज करके इनटू कर देते हैं और इसको रिवर्स कर देते हैं, ये नियम होता है। 7/2 कर दिया तो ये हो गया 7 × 21/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 21/4 इंटू 4/3 + 4 - 1/2। अब डिवीजन भी हमारा सॉल्व हो गया है ना, डिवीजन भी सॉल्व हो गया। तो डिवीजन अगर सॉल्व हो गया तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ है हमारा, ये मल्टीप्लीकेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ में हम लोग। तो 21/4 इंटू 4/3। तो 4 से 4 कट गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 + कितना है, देखो 4 से 4 1 + 7 आ गया यहाँ पे। अरे वाह, 1 + 7 तो फोन भी होता है, +4 - 1/2। अब हम सारे एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे। तो 7 4 11 और 1 12, 12 - 1/2। तो 12 - 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका 12 - 12/1 माइनस, मेरी विजिबिलिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, जगह हमारे पास भरपूर है। 12/1 माइनस 1/2। तो एलसीएम हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 23/2 आपका आंसर होगा। यानी ऊपर में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कई लोग इनमें से कोई नहीं को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन वैल्यू दिया करो, ये भी आपको 1 नंबर देगा, ऐसा नहीं है। कई लोग सोचता रहे इतना सॉल्व किया आंसर आया इनमें से कोई नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये भी तो आपको 1 नंबर दे रहा है ना। सबसे ज्यादा वैल्यू तो इसकी है, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको कंफ्यूज करता है कि यार दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ, क्या पता तीनों में से कोई एक हो, है ना। तो बहुत प्यार से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, एक वस्तु के लागत यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो प्रतिशत लाभ के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है बेसिक से एडवांस तक। अगर आपके पास समय है तो उसको पढ़िए, वो चीजें आपको इसको करने में हेल्प करेंगी। फिलहाल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 है, तो हम ये मान के चलेंगे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपका 20x होगा और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमारा 21x होगा। प्रतिशत लाभ निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी 21x माइनस 20x, तो यानी आ जाएगा 1x, यानी x आ गया आपका प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट x बट्टा कॉस्ट प्राइस है आपका 20x गुणा 100। x से x कट गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5% आपका आंसर हो गया जो है ऑप्शन नंबर ए। तो फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P/CP इंटू 100। ठीक है, समझ में आया। हालांकि आप इसको और भी तरीकों से कर सकते थे। जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूं, अपने बैंकिंग के स्टूडेंट्स को प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूं, तब जो है मैं बिल्कुल भी फॉर्मूले यूज नहीं करता। 100% मैथ, 100% की जगह मैं ये कहूंगा कि 99% मैथ्स जो है बिना फॉर्मूले की यूज होती है, और बहुत ईजिली क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है, तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक संख्या है, उस संख्या का 2/5 भाग आपको निकालना है। बहुत आसान है, देखो क्या करोगे, संख्या का 2/5 भाग, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है आपकी, कोई भी संख्या है, वो संख्या x है मान लो।
उसका 1/3 एक तिहाई यानी गुणा 1/3 और उसका 7वां भाग, तो 7वां भाग में इंटू 7 मत कर देना, इंटू 1/7 करोगे। 1/7 बराबर कितना है 15 है। अब यहाँ पे डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे नहीं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणा 7 गुणा 3 है ना। x की वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व मत करिए अभी आप क्योंकि आपका आंसर नहीं है। उस संख्या का 2/5 भाग आपको निकालना है, तो इस संख्या तो ये पूरी है ना, इसका 2/5 यानी गुणा 2/5 कर दीजिए। तो 5 से 5, 5 तियां 15 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 तियां 9, 9 दूनी 3 तियां 9, 9 से 63, 63 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, मुझे लगता है आ गया होगा सबको समझ में। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको बता दूंगा। और जब आप लोग धीरे धीरे रेगुलर क्लास में आना शुरू करेंगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जब मैंने बहुत पहले जो है जनरली मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ क्यूट्रिक्स ऐप पे, और पेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डीएलएड शुरू किया हुआ है, आप लोगों को पता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी पढ़ाया था और आजकल पढ़ा भी रहा हूँ फिर से। तो डाउट सेशन भी होते हैं, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि नीचे प्रॉफिट लॉस वाले में प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे डिस्काउंट की क्लास होगी, ठीक है ना, डिस्काउंट की क्लास होगी, उसको जाके पढ़ना। तो आपको ना, अगर इस क्वेश्चन के बाद में, हालांकि यहाँ पे भी मैं आपको कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन कोर कंसेप्ट बताने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उस लेसन को पढ़ो, जितने भी टाइम का, आधा घंटा 1 घंटा, उसको पढ़ो, तो सारे डाउट्स, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप चुटकियां बजा के करने लगोगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी कहते हैं, एक होता है हमारा मार्क्ड प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसमें बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस वो है दुकानदार में जिस प्राइस पे उस सामान को खरीदा है, मार्क्ड प्राइस वो है कि जितने का उसने स्टिकर लगाया है, और सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेचा है। हमेशा लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है और सेलिंग प्राइस को रिलेट करके होती है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। कुछ इस तरीके से समझिए कि मेरे पास ये माउस है, ये माउस मैंने 100 रुपए का खरीदा, तो अब मैं अगर मैं दुकानदार को, अगर मैं जो खरीदने मुझसे आएगा, अगर मैं दुकानदार हूं, तो मैं अगर उसको कुछ डिस्काउंट नहीं दूंगा तो वो मुझसे प्रभावित क्यों होगा, मुझसे इंप्रेस क्यों होगा, मुझसे क्यों खरीदेगा। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का ये माउस है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें मैं स्टिकर लगा दूंगा 110 रुपए का, ठीक है, 110 रुपए का मैं स्टिकर लगा दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे लिए 5 रुपए कम कर दिए, आप 105 में इसको ले जाओ। तब भी मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ और कस्टमर भी खुश होके सामान खरीद के चला गया। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। तो छूट और इसको समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले देखो, अगर उस बंदे ने 100 रुपए में इस सामान को खरीदा है, सबसे पहले दुकानदार ने, विक्रेता ने 20% की छूट के साथ 25% लाभ कमाता है। तो सबसे पहले हम इस लाभ वाली चीज को देखेंगे कि अगर उसने 25% प्रॉफिट कमाया है तो 100 रुपए की चीज 125 रुपए में बेची होगी। बेसिक सा कंसेप्ट है, 100 रुपए की चीज 125 में बेची। कैसे निकालते हैं हम, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, इसका 125% निकाल देते हैं, तो नहीं 125/100, 100 से 100 कट गया, 125 बचा, और वही 125 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर 25% प्रॉफिट हो रहा तो 125% निकाल दो। पुराना तरीका क्या था, 25% निकाल के उसमें 25 जोड़ दो, वो तरीका पुराना हो गया है, 125 हो गया। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, प्लस का 25%, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्काउंट दिया है वो 20% दिया है ना, यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है वो 25% का डिस्काउंट दिया है, माइनस का 25%। तो अगर कह रहा है कि अगर इसको अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यानी हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। अब अंकित मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, हालांकि x मानने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने भी कोर कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है तो मैं x मान के आपको समझा रहा हूं, तो इसको आप x मान लीजिए, है ना। 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 75%, जितना परसेंट डिस्काउंट होगा 100 में से उतना माइनस कर दीजिए। अगर 10%, अच्छा 25 नहीं, ये 20 है, सॉरी, 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 80%, यानी x का जो 80% है वो है आपका कितना, 125 आपको दे रखा है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, समझ में आया। जितना डिस्काउंट है 100 में से उतना माइनस करके उतना परसेंटेज उसका निकाल दीजिए, है ना। हालांकि पहले क्या किया जाता था, पहले ये करते थे x माइनस x इंटू 20/100 इज इक्वल टू 125। तो अब तो भाई नए जमाने में जी रहे हैं हम लोग, पुराने तरीके क्यों अपनाने, है ना। तो सीधे डिस्काउंट की जगह हम लोग इतना कर देंगे। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए x बराबर आपका हो जाएगा 125, 100 ऊपर चला जाएगा गुणा 100,
और बट्टा 80 आपका ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कट करते हैं इसको, तो 0 से 0 हमने काटा, ठीक है, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और एक काम करो 4 दूनी 8, और एक काम करते हैं, ये 125 इंटू मार्क प्राइस निकालना है, तो 4 दूनी 8, 4 से नहीं कट रहा ना ये, रुक जाओ, 2 से कटेगा, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो अब ये हो गया 125 गुणा 5/4। तो बेसिकली जो x का मान आया वो हमारा आया 125 पंजे कितना होता है, 625 होता है। करके देख लेते हैं, 5 × 25, 5 दूनी 10, 11 12, और 5 × 5 और 1 6, 625/4 आपको करना है। ठीक है, तो 625 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 625 मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह है, डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया, आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 2, और ये आ गया 5, फिर 4 पंजे 20 हो गया आपका, यहाँ पे नहीं, 4 छक्का 24 हो गया, सॉरी, और यहाँ पे आ गया 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 आ गया 0, 4 पंजे 20 हो गया। यानी हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया, अगर हम मार्क प्राइस को देखेंगे x की जगह पे, वो आ गया आपका 156.25, है ना। तो क्या बोला गया है, 156.25। अब देखो ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन में टिक मत करके आ जाना। आपसे पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर अंकित मूल्य पे बेचेगा। तो मतलब उसने 100 रुपए में खरीदा था और उसने बेचा 156.205 में, इतने में बेचा, ये अंकित मूल्य, ये लाभ नहीं है। लाभ कितना है, लाभ जैसे यहाँ पे 100 में बेचा और 125 में बेचा था, सॉरी 100 में खरीदा और 125 में बेचा, तो 25% का लाभ हुआ। 100 से माइनस कर दो, तो 156.25 को भी आप 100 से माइनस करोगे तो आपका आएगा 56.25। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56.25। अगर किसी को इसमें दिक्कत हुई है, समझ में थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कमेंट सेक्शन में बताने से पहले एक बार डिस्काउंट की सीरीज जाके देख लो, प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट पे क्लिक करो लिंक पे, और वहां पे डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलो आज के लिए इतना ही। आज भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन किए हैं। फिर हम लोग कल फिर से मिलेंगे और भी 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं।